हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और अभी तक हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उनका एक्सपेंशन, कैसे कार्नेटिक वॉर्स में वो विक्टोरियस प्रूव होते हैं, कौन, हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और भी बहुत सारी हमारी जो यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी, चाहे वो डच हो, चाहे पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डेन्स हैं, फ्रेंच है या फिर ब्रिटिशर्स हैं। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बहुत सारे लॉज लेजिस्लेशंस लाना शुरू कर दिया। लॉज लेजिस्लेशंस की वजह से क्या है, एक हमें फ्रेमवर्क मिलता है ना, उनकी एक क्रोनोलॉजी चलती आती है, उसी को हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर करते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या कर पाए, अपने एम्पायर को यहाँ पे एक्सपैंड कर पाए। तो अभी हमने देखा था इस फेज़ को हम लोग दो फेज़ में पढ़ते हैं, मतलब जो ये मेन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ब्रेकडाउन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो ब्रेकडाउन है वो टू फेजेस में है। एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फेज़ जो कब से कब तक है, 1773 से लेके 1858 तक, और जो दूसरा फेज़ है वो कब से कब तक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर 1858 से लेके 1947। यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट फेज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, आज हम लोग सेकंड फेज़ को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे फेजेस का डिवीजन किस लिए है, क्योंकि 1857 में हमारा एक फेमस रिवॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें हमें हमारी बहादुर शाह जफ़र है, तात्या टोपे और हमारी रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे के बारे में सुनने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन को ये प्रूव हो जाता है कि भाई अब कंपनी हम लोग जो है इतने कैपेबल नहीं है वहाँ की लीडरशिप को संभालने के लिए, और वो डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ ये हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होती है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल कर देते हैं। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट एस्टेब्लिश होता है, तो दो बॉडीज़ आ जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए करती है, पॉलिटिकल अफेयर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल। इसी सिस्टम को डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में फिर हमारे पास आता है चार्टर एक्ट 1813 का। चार्टर एक्ट 1813 का क्या है, यहाँ पे जो भी रेवेन्यूज़ है इंडिया के वो किसके हाथ में चले जाते हैं, कंटिन्यू रहते हैं कंपनी के हाथ में। तो अभी रेवेन्यू पे कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल किसका आ गया, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का। साथ में वो अपने ऑफिशियल्स को अपने काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए अपने ऑफिशियल्स को भी इंडिया में अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है, अब देखो जितने भी चार्टर एक्ट है वो 20 साल के टाइम बैक में आएंगे। यहाँ पे देखो 1813 है, 1813 के बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट आ रहा है 1833 में, तो यहाँ पे 20 ईयर्स के बाद क्या है, ये कंटिन्यू आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कर दिया जाता है, डेजिग्नेट। तो यहाँ पे पावर देखो कैसे इंक्रीज हो रही है ना, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है एक तरीके से पावर का। बॉम्बे और मद्रास से क्या है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया जाता है, और फिर साथ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कम करके उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। फिर आता है 20 साल बाद दोबारा से चार्टर एक्ट 1853 का। यहाँ पे गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एग्जीक्यूटिव वर्क से अलग करके एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और बोला गया कि ओपन कंपटीशन है, अब इंडियंस को भी हम लोग किस में रिक्रूट करेंगे, सिविल सर्वेंट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हेजिस्टेंस थे क्योंकि वो देना नहीं चाहते थे उनको प्लेस, है ना। उसके बाद एक मैकॉले कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, जिसको अपॉइंट कब किया गया, 1854 में। अब इसके बाद हमारा 1857 का रिवॉल्ट होता है, जिसके बाद एक 1858 का एक्ट लाया जाता है। तो वही 1857 का रिवॉल्ट क्या था, एक ट्रांजिशन पीरियड था बिटवीन
कंपनी रूल से कैसे ट्रांजिशन हुआ हमारा क्राउन रूल में। क्राउन तो पहले भी पावर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तब पावर कंट्रोल हो रही थी इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अब पावर कैसे चली गई है, डायरेक्टली क्राउन के हाथ में। ठीक है, सबसे फर्स्ट एक्ट देखते हैं, स्क्रीन साइड में आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। गुड गवर्नेंस एक्ट किस लिए बोला जाता है, क्योंकि अब रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स के मन में भी थोड़ा डाउट है कि भाई दोबारा से ऐसा रिवॉल्ट राइज हो सकता है, तो वो क्या करना चाहते थे, इंडियंस को अपने पक्ष में करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए क्राउन ये दिखाना चाहता था कि हम लोग रियली कंसर्न्ड हैं फॉर द कॉज ऑफ इंडियंस, इसलिए वो क्या करते हैं, ये एक्ट लेके आते हैं। इस एक्ट को इसलिए गुड गवर्नेंस बोला जाता है, ताकि इंडियंस को यकीन दिला जाए और वो आगे ऐसे किसी रिवॉल्ट को क्या ना कर पाए, बढ़ा नहीं सके। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, 1773 में उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। फिर 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब 1858 में उन्हीं को नेम चेंज करके क्या रख दिया, वाइस रॉय। ये आ रहा है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो कैसे पोजीशन में ट्रांजिशनिंग हो रही है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग क्या थे, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन पर्सन थे इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 के टाइम पे वाइस रॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप ये कमेंट करके बताना। तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर देता है, और फिर जितनी भी उनकी पावर्स थी, जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी, जितना भी उन पे रेवेन्यू था, वो सारा शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसको, ब्रिटिश क्राउन को, गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, एक जो बॉडी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख रही थी और एक बॉडी कमर्शियल फंक्शन देख रही थी, तो जिससे डबल गवर्नमेंट सिस्टम टाइप में इस्टेब्लिश हुआ था, वो सिस्टम को यहाँ पे क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, और एक नया ऑफिस बना। एक तो वाइसरॉय का ऑफिस है, दूसरा एक और नया ऑफिस बना जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको क्या है, कंप्लीट अथॉरिटी दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की, और इनको हेल्प करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, डिसीजंस थे जो 1858 के एक्ट में लिए गए। और ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है ये कौन से एक्ट से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट से। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है वो कब आता है, 1861 में। हिंदी रेफरेंस के लिए भी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू किया। अब यहाँ पे इंडियंस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इंडियंस को और भी ज़्यादा अपने फेवर में करने के लिए इन्होंने क्या है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव में और ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू किया और इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू किया लॉ मेकिंग प्रोसेस से। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस से पहले एग्जीक्यूटिव में थे, लेकिन अब इसमें लॉ मेकिंग में भी इन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। वो 3 इंडियन कौन है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे हैं सर दिनकर राव। ठीक है, ऑब्वियसली ये उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेगा जो क्या है इसके फेवर में होंगे। स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन, अभी तक सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जितनी भी पावर है वो एक स्ट्रॉन्ग हेड के हाथ में जा रही थी।
हो रहा था ना, गवर्नर से फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सेंट्रलाइजेशन था। लेकिन अब पावर को दोबारा से डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया। अभी तक पहले वाले फेज में क्या हो रहा था, बॉम्बे से, मद्रास से उनसे पावर ली गई, लेजिस्लेटिव पावर, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर दोबारा से वापस दी जाएगी। ठीक है, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए, और इनका टाइम है 1862, 1866 और 1897। साथ में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया, तो इसीलिए पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कौन करता है, हमारे लॉर्ड कैनिंग 1859 में। पोर्टफोलियो सिस्टम्स क्या होता है, जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप में होते हैं ना, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो और फिर उसके बाद एक डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो वो जो उसका वर्क है सारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। इससे क्या होता है, वर्क का डिवीजन होता है, हर पर्सन एक डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल रहता है। ठीक है, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं पोर्टफोलियोज को, है ना। और साथ में ऑर्डिनेंस देने की पावर वाइस रॉय को आई। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरीके का टेम्पररी लॉ होता है। जब हमारी जो हाउसेज है अगर वो सेशन में नहीं होते हैं और ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है कि भाई हमें एक लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ हाउसेज, उस टाइम पे जो टेम्पररी लॉ लेके आया जाता है वो है ऑर्डिनेंस, उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट लेके आते हैं, लेकिन इस टाइम पे कौन लेके आ रहा है, वाइस रॉय। ठीक है, चलो रीड करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो हमने पावर्स ली थी ना, ये कब ली थी, चार्टर एक्ट 1833 से, और रिटर्न कब हो रही है, काउंसिल एक्ट 1861 से। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट हमारा आएगा 1861 के बाद, जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे भी क्या है, अभी भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंडियंस को अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ऑफिशियल डेजिग्नेशन अभी भी नहीं मिली है। ठीक है, फंक्शंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शन बढ़ गए हैं, अब उनको पावर दी गई है कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी है ना, बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में और हमारे पंजाब में। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो ये आएंगे काउंसिल में, ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, इनको कौन नॉमिनेट करेगा, इनको यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये लोग नॉमिनेट करके भेजेंगे। यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसे आज हमारे राज्यसभा में भी होता है ना, तो ये लोग नॉमिनेट करेंगे और इनको प्रोविंशियल काउंसिल्स में भेजेंगे। अब यहाँ से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम शुरू हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं ना, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इंडिया में शुरू हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको दूसरे नेम से जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी थे और मिंटो उस टाइम पे वाइस रॉय थे। तो 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको 16 से 60 में इंक्रीज कर दिया गया, और पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में और गवर्नर्स में इंक्लूड करना शुरू किया है। ठीक है, कौन है वो पर्सन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन बनते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले। अभी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 पर्सन थे और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है।
ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। अब इन लोगों ने सोचा कि इंडिया की कंडीशन को जानने के लिए एक पर्सन चाहिए, लॉ फॉर्म करेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने रिलीजन है। अब हिंदूज़ हैं, वो किस लिए अकॉर्डिंग ट्रायल होता है, उनका हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग। मुस्लिम्स के लिए अलग है। तो अब यहाँ पे इंडिया की कंडीशन को अगर हमें समझना है तो एक इंडियन की रिक्वायरमेंट है। अगर इंडियन ही होगा वही तो उनकी बात को समझ के क्या कर पाएगा, लॉ को फॉर्म करने में हेल्प कर पाएगा। इसलिए एक इंडियन को लॉ मेंबर की तरह क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी यहाँ पे शुरू होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे। और किसके लिए, कौन सी कम्युनिटी के लिए, फर्स्ट मुस्लिम्स के लिए। तो इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, हमारे ने उनके मिंटो, ठीक है, जिससे उनका एक साफ झलक दिख रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम हमने यहाँ पे देखा कि अच्छा नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन है तो दोनों में डिफरेंस है। कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव भी और वहाँ के वोटर्स भी सेम ही कम्युनिटी से होने चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता। रिजर्वेशन में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है तो कैंडिडेट रिजर्व्ड उससे कम्युनिटी से होना चाहिए, लेकिन वोटर्स सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसको 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। पीछे मैंने शायद से बोला था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसोसिएट, नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी एसोसिएट करना शुरू किया। सबसे पहले लेजिस्लेटिव में थे, फिर अब एग्जीक्यूटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1919 एक्ट। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे और क्लेम्सफोर्ड वाइस रॉय, ठीक है। डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब यहाँ पे ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आ गई ना, मतलब जो गवर्नेंस काम करेगी, गवर्नमेंट के कामों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है ट्रांसफर्ड, एक है रिजर्व्ड। जैसे आजकल कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट टाइप में होती है ना, और इसी सिस्टम को बोलते हैं डायरकी। पहली बार बाय कैमरलिज्म, बाय मतलब दो, कैमरलिज्म मतलब हाउसेस, तो दो हाउसेस होते हैं ना, अभी भी है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद। तो वो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, 1919 के एक्ट में, ठीक है। अब बाइकैमरलिज्म शुरू हुआ, कंट्री में इलेक्शंस होने शुरू हुए और दो हाउसेस बने, एक है लोअर हाउस और एक है अपर हाउस। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली, आज के टाइम पे लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या नाम है, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा। विधानसभा तो स्टेट में है। और हाँ, स्टेट्स में अपर हाउस कौन सा होता है, परिषद की सभा, अच्छा, हाँ, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1926 में, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर का बनाया जाता है, कहाँ पे, बना इंडियंस के लिए है, लेकिन एस्टैब्लिश कहाँ हो रहा है, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 1919 के बाद जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स भी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक फेडरल पब्लिक सर्विस बनी, अभी पिछले वाले एक्ट में सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सर्विस बनी है, यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस बनी, साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस बनी, और एक जॉइंट होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या बिटवीन टू या मोर से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पावर को सेंटर में डिवाइड किया गया, किसमें, लिस्ट के फॉर्म में, फेडरल लिस्ट जिसपे सेंटर कानून बनाएंगे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स कानून बनाएंगे, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों सेंटर भी और स्टेट भी कानून बनाएंगे। और फिर जो सब्जेक्ट्स बच गए, रेजिडरी सब्जेक्ट, जैसे कि आज के टाइम पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वो किसके पास चले गए, वाइस रॉय के पास। इट अडॉप्टेड डायरकी एट सेंटर।
अभी पिछले वाले एक्ट में प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अब सेंटर पे हमने डायरकी को एस्टैब्लिश कर लिया, जैसे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बाइकैमरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस में स्टार्ट कर दिया गया, और वो कौन से हैं? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी। पिछले वाले में बाइकैमरलिज्म कहाँ पे था? सेंटर पे था। अब यहाँ पे हम लोग लेके यहाँ पे आ गए प्रोविंसेस में, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कहाँ है? इसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ। साथ में फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आया था 1773 में, और फेडरल कोर्ट्स आए हमारे 1937 में। अब जो है इसके बाद हमारा लास्ट एक्ट है सीरीज में, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, नाम से ही पता चल रहा है 1947 में हमें क्या मिली थी? आज़ादी। तो इसने क्या बोला, इस एक्ट के अंदर लेके आया गया कि ब्रिटिश रूल जो इतने टाइम से चल रहा है इंडिया में, उसको एंड किया जाता है, और फिर इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री 15 अगस्त 1947 से इंडिया को माना जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, सोवरेन मतलब कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद अपनी मर्जी से ले सकती है। इंडिया का पार्टीशन कर दिया बिटवीन कौन सी दो उसमें यूनिट्स में? इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रोविंसेस है जो ना इंडिया का पार्ट बनना चाहता है ना पाकिस्तान का, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। प्रॉब्लम छोड़ के चले गए, तभी तो बहुत सारी यूनिट्स थी जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहे, और आज भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियंस। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई इंडिया की, दूसरी बन गई पाकिस्तान की। उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया, और उनकी मर्जी है कि वो कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ को रिपील करना चाहे, मतलब कि खंडित करना चाहे तो वो खंडित कर सकती है। वाइस रॉय के ऑफिस को अबॉलिश किया गया, और दोबारा से एक गवर्नर जनरल का प्रोविजन लाया गया। लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, किसके? इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया के, ठीक है। इंडिया की आज़ादी के बाद जो वो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी है, हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।